नमस्ते दोस्तों। तो कैसे हो सारे। उम्मीद है आपकी ऑनलाइन टेस्ट्स अच्छे जा रहे हों, क्योंकि मेरा तो हाल बुरा है। खैर, मैं हूँ आपकी दोस्त कियारा, आप ही की तरह क्लास 10th में पढ़ रही एक स्टूडेंट। मुझे करीब अगस्त से ही बहुत कमेंट्स आ रहे थे कि मैं हिंदी ग्रामर की वीडियोस भी कवर करूं। आई नो गाइस, हमारे ग्रामर टॉपिक्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, पर डोंट वरी, क्योंकि मैं लाऊंगी आपके लिए ईजी से ईजी एक्सप्लेनेशंस व्याकरण के चैप्टर्स की। So, before starting today's study session, a big shout out to सृष्टि शॉ, my sweet YouTube buddy, जिनके कमेंट्स रियली दिल को खुश कर देते हैं। सृष्टि, if you're watching this by any luck, I would love to say that you have been a great supporter since these months. Thanks a lot for joining this small family. I'm really happy कि आप इस लंबे सफ़र का एक हिस्सा हो। वेल देन, अब हम बढ़ते हैं अपने चैप्टर की ओर। आज हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य भेद। तो आइए शुरू करते हैं समझना। दोस्तों, रचना का मतलब होता है बनाना या बनावट। तो बनावट के आधार पर वाक्य कितने प्रकार के होते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि वाक्य होता क्या है। वाक्य होता है शब्दों का सार्थक समूह। सार्थक यानी कि जिसका अर्थ हो, और समूह यानी इकट्ठे हो जाना। तो यानी कुछ ऐसे शब्द जो कि एक साथ इकट्ठे हो गए हों और उनका कुछ मीनिंग निकल के आ रहा हो, वो सार्थक हो। प्लस ये भी इम्पॉर्टेंट है कि वो व्याकरण यानी ग्रामर के रूल्स को फॉलो करें, उनके अकॉर्डिंग अरेंज्ड हो। जैसे कि सीमा स्कूल जाती है, आप देख सकते हैं कि इस सेंटेंस का एक क्लियर मीनिंग है, इसलिए ये एक वाक्य है। ऐसे ही हमारे पास दूसरा उदाहरण भी है, मैंने खाना खा लिया। इसका भी एक क्लियर मीनिंग निकल के आ रहा है और व्याकरण के अकॉर्डिंग भी ये पूरा करेक्ट है, हम देख सकते हैं। तो इसीलिए हम इसे एक वाक्य की परिभाषा दे सकते हैं, इस पर वाक्य की परिभाषा लागू हो सकती है। अब एक वाक्य बनाने के लिए एक कंडीशन होती है, क्या कि वाक्य में कर्ता और क्रिया दोनों होनी चाहिए। कम से कम एक कर्ता यानी सब्जेक्ट और उसकी एक क्रिया यानी वर्ब ज़रूर होनी चाहिए, नहीं तो वाक्य हमारा नहीं बन पाएगा। कर्ता और क्रिया के अलावा वाक्य में और भी कई पार्ट्स होते हैं, जैसे कि विशेषण हो जाते हैं आपके, एडजेक्टिव्स क्रिया विशेषण हो जाते हैं, एडवर्ब्स, और कारक हो जाते हैं आपके। तो इस तरह से वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया, इनका होना कंपलसरी है। अब ये एक छोटा सा टॉपिक है जो कि थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है, तो इसको भी देख लेते हैं। वाक्य के अंग या पक्ष। तो कर्ता और क्रिया के अनुसार वाक्य के दो अंग होते हैं। कौन से? हमने इंग्लिश में भी पढ़ा है, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को कहते हैं उद्देश्य और प्रेडिकेट को कहते हैं विधेय। तो उद्देश्य यानी सब्जेक्ट क्या है? जो हमारा कर्ता है, कर्ता और उसके साथ जुड़े हुए उसके आगे जो आ रहे हैं विशेषण वगैरह, इसका हम उदाहरण भी देखेंगे। तो वो होते हैं हमारे सब्जेक्ट यानी कि उद्देश्य। दूसरा आता है विधेय। विधेय कुछ नहीं है, बस आपके सब्जेक्ट को हटा के जो भी वाक्य बाद में बच गया है वो ही आपका विधेय है। अभी हम उदाहरण देखकर इसे समझते हैं। हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, गौतम कल देर रात तक पढ़ता रहा था। अब आप ये रिकॉग्नाइज करो, यहाँ पे कर्ता कौन है, काम कौन कर रहा है, गौतम। इसलिए हमारा जो उद्देश्य है यानी सब्जेक्ट है वो होगा गौतम, और विधेय जो बचा हुआ सेंटेंस है यानी कल रात देर तक पढ़ता रहा। दूसरा उदाहरण है, मेहनत करने वाले व्यक्ति सफल होते हैं। तो यहाँ पे आपको संज्ञा क्या दिख रही है, व्यक्ति। व्यक्ति के आगे क्या क्या आ रहा है, मेहनत करने वाले। तो मेहनत करने वाले व्यक्ति ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपका उद्देश्य है, और बचा हुआ सेंटेंस विधेय है। ये बहुत ही इजी टॉपिक है, आप थोड़ा सा सेंटेंस को रिकॉग्नाइज करना सीखोगे तो अपने आप आ जाएगा। अब ये तो हमने बेसिक चीज़ें सीखी जो कि हम कभी पहले भी पढ़ चुके हैं। अब हम आते हैं मेन मुद्दे पे, रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो रचना की दृष्टि यानी रचना की नज़र से वाक्य के 3 प्रकार होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, जिसको आप मिश्रित वाक्य भी कह सकते हैं। रचना के आधार पर वाक्य के ये 3 टाइप्स हैं। सबसे पहले सरल वाक्य को देखते हैं। गाइस, सरल वाक्य को साधारण वाक्य भी कह दिया जाता है, इसलिए हम इसको इंग्लिश में बोलेंगे सिंपल सेंटेंस। इन वाक्यों की क्या पहचान होती है कि इनमें केवल एक ही क्रिया होती है और वही मेन होती है, वही मुख्य होती है। मतलब क्रियापद हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया केवल एक ही होगी। अभी हम उदाहरण देखेंगे ना, तो उससे आपको और अच्छे से समझ आएगा। और मुख्य क्रिया के अलावा कुछ और भी ऐसे पद होते हैं जो कि क्रिया को हेल्प करते हैं, जैसे कि रहें, हैं, ये आपके सहायक क्रिया कहलाते हैं।
तो कुछ वाक्यों में एक से ज़्यादा क्रिया भी हो सकती है, तो ऐसे वाक्य में मुख्य क्रिया की पहचान हमें करनी होती है। तो मुख्य क्रिया की क्या पहचान है कि उससे जो हमारा वाक्य है, हमारा सेंटेंस है, वो ख़त्म होता है और उससे उसका जो पूरा मीनिंग है वो निकल कर आता है, उसके अर्थ को पूर्णता मिलती है। इसके कुछ उदाहरण देखते हैं, फिर अच्छे से समझ आएगा। सबसे सिंपल उदाहरण पहला वाला, बच्चे खेल रहे हैं। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, यहाँ पर कितनी क्रिया है? केवल एक क्रिया है, खेलना। तो बच्चे हमारे सब्जेक्ट हैं, बाकी बचा हुआ वाक्य हमारा मतलब प्रेडिकेट है यानी विधेय है। खेल रहे हैं, तो ये 3 क्रियापद हो गए, खेल, रहें और हैं। तो ये आपका सरल वाक्य हो गया क्योंकि उसमें एक मुख्य क्रिया है, खेलना। सिमिलरली, वह खाना खा रहा था। ये देखो करीब 4 क्रियापद हैं पर एक मेन क्रिया क्या है? खाना। तो ये आपका सरल वाक्य हुआ। उस समय बरसात आ रही थी। 3 क्रियापद हो गए, मुख्य क्रिया तो एक हो गई आ यानी आना, पर लेकिन 3 क्रियापद हो गए, ये सहायक क्रिया हो गई आपकी। तो इसीलिए एक मुख्य क्रिया है आना, तो ये आपका सरल वाक्य है। मेहनत करने वाले हमेशा सफल होते हैं। यहाँ पर क्रिया क्या है? होना, होते हैं ना, तो होना। तो होते हैं 2 क्रियापद हैं आपके, पर लेकिन एक मुख्य क्रिया है होना, इसलिए ये आपका सरल वाक्य है। सिमिलरली, वह बाज़ार जाकर केले लाया। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता क्या है आपका? वह। जाकर केले लाया, मेन क्रिया क्या हो रही है यहाँ पे? केले लाना। आपका जाना, बाज़ार तक जाना, ये भी एक क्रिया है, पर लेकिन ये आपकी गौण क्रिया है यानी कि ये मेन क्रिया नहीं है। तो जाकर केले लाया, तो मेन क्रिया है लाना, तो इसलिए ये एक सरल वाक्य है। अब अगर इसमें आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। अब हम बढ़ते हैं संयुक्त वाक्य की ओर। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? कंपाउंड सेंटेंसेस, जिनके अंदर 2 उपवाक्य होते हैं यानी 2 आधे आधे सेंटेंस होते हैं करीब, जो कि किसी समुच्चय बोधक शब्द से या योजक शब्द। योजक शब्द क्या होते हैं? जो 2 सेंटेंसेस को जोड़ते हैं, जैसे और, तथा, क्योंकि, परंतु, ये आपके योजक शब्द होते हैं। अगर समुच्चय बोधक शब्द को हमने हटा दिया इन सेंटेंस में से, तो जो भी वाक्य हैं वो एक स्वतंत्र वाक्य बन जाएगा, वो इंडिपेंडेंट है, यानी कि उसे फिर किसी और वाक्य की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दोनों स्वतंत्र वाक्य, उपवाक्य एक योजक शब्द से या समुच्चय बोधक अव्यय से जुड़े हुए होते हैं। क्योंकि ये जुड़े हुए हैं इसलिए इन्हें संयुक्त वाक्य कहा जाता है। एक बार नज़र मार लेते हैं कि कौन कौन से योजक शब्द या समुच्चय बोधक अव्यय यूज़ होते हैं इन सेंटेंसेस में। और, तथा, किंतु, परंतु, इसलिए, अतः, या, नहीं तो, अन्यथा या वरना। आपके संयुक्त वाक्यों में करीब करीब ये आपके अव्यय ज़रूर होते हैं, तो अगर आपको कहीं पे भी ये शब्द मिल जाए ना, समझ जाना कि ये संयुक्त वाक्य है। अब ये तो हो गई इसकी पहचान। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं जिससे हमें और अच्छे से समझ आएगा। मोहन बीमार है इसलिए वह स्कूल नहीं आएगा। सबसे पहले तो हम इसलिए जो शब्द है उसको देखते ही बता सकते हैं कि ये संयुक्त वाक्य है। फिर भी हम एक बार इसकी पूरी तरह से अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए देखते हैं। मोहन बीमार है, ये अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है, इंडिपेंडेंट है ये। दूसरा, वह स्कूल नहीं आएगा, ये भी अपने आप में एक स्वतंत्र वाक्य है। इन दोनों वाक्यों को किस योजक शब्द ने जोड़ा है? इसलिए ने, इसलिए ये एक संयुक्त वाक्य हुआ। सिमिलरली, वह घर आया और उसके पहुंचते ही बारिश होने लगी। यहाँ पर कौन सा समुच्चय बोधक शब्द है? और ये दोनों सेंटेंस और के आगे और पीछे दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट हैं, स्वतंत्र हैं, इसलिए ये भी एक संयुक्त वाक्य हुआ। अभी बात मान जाओ वरना बाद में पछताना पड़ेगा। तो वरना मैंने आपको पहले भी एक स्लाइड में दिखाया कि वरना एक समुच्चय बोधक शब्द है। तो अभी बात मान जाओ, ये अपने आप में एक सेंटेंस है। वरना के पीछे बाद में पछताना पड़ेगा, ये भी एक सेंटेंस है अपने आप में। ये दोनों उपवाक्य किस शब्द ने जोड़े हुए हैं? वरना ने, इसलिए ये भी एक संयुक्त वाक्य हुआ। रात हुई और तारे निकल आए, और समुच्चय बोधक अव्यय है, और रात हुई अपने आप में एक सेंटेंस है, उसके पीछे का और के पीछे का अलग से एक सेंटेंस है, तो ये हुआ आपका संयुक्त वाक्य। अब मेरे को उम्मीद है कि आपको संयुक्त वाक्य भी समझ आ गए होंगे। सबसे ईजीएस्ट ही यही है पहचानने।
गाइस सॉरी फॉर इंटरप्टिंग दिस स्टडी सेशन, पर मैं बस आपको ये इन्फॉर्म करना चाहती थी कि आई हैव स्टार्टेड पॉडकास्टिंग एज यू माइट ऑलरेडी नो, अगर आपने इससे पहले वीडियो देखी हो तो। आई एम ऑन मेजर पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म्स सच एज स्पॉटिफाई, एंकर एंड गूगल पॉडकास्ट एंड मच मोर बाय द नेम कियारा परफेक्टली इम्परफेक्ट। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप एक बार जाकर मेरे एपिसोड सुने। अपने फर्स्ट एपिसोड में मैंने अपने बारे में भी बहुत कुछ बताया है, तो अगर आप मुझे थोड़ा और डीपली जानना चाहते हो तो एपिसोड 1 को ज़रूर सुन सकते हो। मैंने ट्रेलर और एपिसोड 1 और 2 के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं। आप जिस पर भी पॉडकास्ट सुनते हो, स्पॉटिफाई, गूगल पॉडकास्ट या एंकर, तीनों के लिंक्स दिए हैं मैंने। प्लस मुझे फॉलो और सब्सक्राइब करना मत भूलना प्लीज़। थैंक यू। अब हम अपनी पढ़ाई रिज्यूम करते हैं, मिश्र वाक्य की ओर बढ़ते हैं। मिश्र वाक्य यानी कि मिक्स्ड सेंटेंसेस। यूजुअली मैंने देखा है कि मेरी क्लास के जो स्टूडेंट्स होते हैं वो संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य में बहुत जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं, बट रियली कुछ भी नहीं है कंफ्यूज होने को। एक बार हम समझ लेते हैं फिर बहुत अच्छे तरीके से आ जाएगा। मिश्र वाक्य में क्या होता है कि 2 उपवाक्य तो होते हैं, जैसे संयुक्त वाक्य में 2 उपवाक्य होते हैं, वो तो होते हैं, लेकिन ये दोनों उपवाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, यानी आधारित होते हैं। वो दोनों इंडिपेंडेंट वाक्य नहीं होते मिश्र वाक्य में। जबकि संयुक्त वाक्य में हमने देखा था कि अगर हम योजक चिन्ह को हटा दें तो दोनों के दोनों इंडिपेंडेंट उपवाक्य बन जाते हैं, पर लेकिन ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, आधारित होते हैं। एक उपवाक्य हमारा प्रधान होता है यानी मेन होता है, और एक होता है गौण, जो कि एक तरह से हम कह सकते हैं सबमिसिव होता है। एक ये भी पहचान हम निकाल सकते हैं कि मिश्र वाक्य में कोई समुच्चय बोधक अव्यय नहीं होता। इसकी क्या पहचान होती है कि मिश्र वाक्य में पेयर में योजक शब्द आते हैं, जैसे कि एक तो हमारा की है, ये की एक एक्सेप्शन है जो कि पेयर में नहीं है, नहीं तो जो, फिर वह, जिसे, उसे, ऐसा, जो, वही, जिसे, यदि, तो, ये क्या है, ये एक तरह से हमारे आधारित बना देते हैं, ये हमारे दोनों उपवाक्य को डिपेंडेंट बना देते हैं। तो ये योजक शब्द हमारे मिश्र वाक्य में आते हैं। ये करीब करीब पेयर्स में हैं, जबकि हमने संयुक्त वाक्य में देखा था कि वो सिंगल सिंगल होते हैं, और, तथा, वरना, किंतु, परंतु। तो ये हमारे मिश्र वाक्यों की एक पहचान हो गई। यूजुअली हम लोग इस चीज़ में भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिश्र वाक्य में प्रधान उपवाक्य कौन सा है और गौण कौन सा है। तो इसके लिए भी मैंने एक पहचान निकाली है कि मुख्यतः यानी मेनली प्रधान उपवाक्य वो होता है जिसकी क्रिया वाक्य में मेन होती है, जिससे वाक्य को पूरा अर्थ मिलता है। आश्रित उपवाक्य कई बार कि, जो, जिसे, यदि, क्योंकि इन शब्दों से शुरू होता है, तो इससे हम पहचान सकते हैं कि मुख्य उपवाक्य कौन सा है सेंटेंस में और आश्रित उपवाक्य कौन सा है। अब हम उदाहरण देखते हैं, उससे और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मोहन ने बताया कि वह स्कूल नहीं आएगा। सबसे पहली पहचान यही है कि आ गया यहाँ पे, पर फिर भी हम देखते हैं पहला उपवाक्य कौन सा है, की के पहले वाला, मोहन ने बताया। अब हम ये सोचेंगे कि मोहन ने आखिर क्या बताया, ये एक तरह से सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हुआ, तो ये हमारा एक उपवाक्य है। दूसरा उपवाक्य है वह स्कूल नहीं आएगा। वह स्कूल नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, इसका भी कोई रीज़न होना चाहिए या फिर कुछ वैसे, तो इसलिए ये हमारा एक उपवाक्य है। वह स्कूल नहीं आएगा आपका प्रधान उपवाक्य है, और जबकि मोहन ने बताया वो आपका आश्रित उपवाक्य है। सिमिलरली, यदि बारिश आई तो वह घर नहीं पहुंच पाएगा। सबसे पहले पेयर आ रहा है योजक शब्द का, यदि और तो ये दोनों सेंटेंस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। यदि बारिश आई, अगर बारिश आई तो ही वो घर नहीं पहुंच पाएगा, नहीं तो वो घर पहुंच सकता है। तो ये दोनों उपवाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ये भी मिश्र वाक्य हो गए। जैसे ही मैंने किताब खोली वैसे ही माँ ने मुझे खाने के लिए बुला लिया। पेयर में योजक शब्द आ रहे हैं जैसे और वैसे। ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। कैसे? जैसे ही मैंने किताब खोली। अब हम ये सोचेंगे कि आखिर आगे क्या आएगा, ये सेंटेंस इनकम्प्लीट हुआ ना, तो वैसे ही माँ ने मुझे खाने के लिए बुला लिया। तो ये दोनों सेंटेंसेस एक दूसरे के ऊपर आश्रित हैं, तो ये मिश्रित वाक्य हो गए। जो मैं कहूँ वही करना, तो जो और वही ये दोनों पेयर आ गए, ये भी इस तरह से हमारा मिश्र वाक्य हो गया। सीमा स्कूल नहीं गई
क्योंकि उसकी तबीयत खराब थी। अब ये क्योंकि आपको दिख तो रहा है सिंगल, आप सोचोगे संयुक्त सेंटेंस है, ये संयुक्त वाक्य है, पर एक्चुअल में ये एक मिश्र वाक्य है। वो स्कूल क्यों नहीं गई, हमने इसका रीज़न भी बताया है। ये दोनों वाक्य एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए हम इसे मिश्र वाक्य कंसिडर करेंगे। आई होप अब एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो गया हो और पहचान करनी आ गई हो। तो दोस्तों, पहले तो मैं बस यही सोच रही थी कि बस समझाने के ऊपर ही या फिर एक्सप्लेनेशन के ऊपर ही वीडियो डाल दूँगी, पर फिर मैंने ये सोचा कि हम एक बार इसका अभ्यास करेंगे, इसकी एक्सरसाइज करेंगे, साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे वीडियो के थ्रू, तो मे बी शायद से और अच्छे से हमें समझ आ जाए, हमें और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए। तो इसीलिए नेक्स्ट वीडियो में हम वाक्य रूपांतरण यानी एक टाइप के वाक्य को दूसरे टाइप के वाक्य में बदलना सीखेंगे। तो तब तक के लिए फ़िलहाल आप इसको बार बार देखिए, आपको और अच्छे से समझ आएगा। रचना के आधार पर वाक्य भेद और टॉपिक से बहुत ज़्यादा इजी है। आई होप कि अब आपको ये ग्रामर का ये टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरा समझाना पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बिल्कुल, और कमेंट करके मुझे बताओ अगर कोई गलती हुई हो तो, कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप हो, और फीडबैक ज़रूर देना। प्लस अगर आप नए नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, उससे मेरे को बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। वैसे भी अब हम बहुत जल्दी 1K रीच करने वाले हैं, जिसके लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। अब अगर पॉसिबल हो तो आप इस वीडियो को एक बार और देख लो, और प्लस जो मैंने लिंक्स डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करे हैं उन पर जाके एक बार पॉडकास्ट को ज़रूर सुनो, ताकि आपको मेरे बारे में थोड़ा सा और पता चले। बाय बाय गाइस, विल मीट यू अगेन।